तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया कहते किसको है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं किसको है। तो जब, ठीक है ना, जब मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेरा लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है ना, मतलब कि 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम जब मेरा ग्लूकोज लेवल है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। ठीक है ना। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में एक कंडीशन होता है, एक चीज़ होता है, ठीक है ना, कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो बर्थ लेने के फर्स्ट 2 आवर्स में होता क्या है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज करता है। ठीक है ना। तो उस दौरान जो है हमारा हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है, जो मेरा ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेडली जो है वो डिक्रीज करता है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 आवर ऑफ बर्थ। जब बच्चा हमारा जन्म लिया, ठीक है ना, उसके फर्स्ट 2 आवर में जो है ना ग्लूकोज लेवल बहुत तेज़ी से नीचे करता है। तो इस कंडीशन में मेरा हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है। अब यदि हम आगे बढ़ें, ठीक है, इस कंडीशन में मेरा हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, ओके। अब अगर यदि हम इसका डेफिनेशन के बाद इंसिडेंस की बात करें, ठीक है ना, तो इसके इंसिडेंस की अगर हम बात करेंगे तो इंसिडेंस जो है इसका 1 to 3 पर 1000 न्यूनेट्स। मतलब कि 1000 बच्चा जन्म लिया है तो उसमें से 1 से 3 बच्चा को जो है मेरा हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस है। ठीक है ना। ओके, अब यदि हम देखें तो जो मेरा हाइपोग्लाइसीमिया है वो मेनी कंडीशन में जो होता है ना कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है ना। तो हाइपोग्लाइसीमिया may be asymptomatic। हाइपोग्लाइसीमिया may be asymptomatic, ये जो है ना एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे कि किस किस कंडीशन में जो है मेरा हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ठीक है ना, कि कई दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। तो हम लोग क्या क्या कंडीशन है जिससे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में, ठीक है ना, आगे बोल सकते हैं कि इसको हाइपोग्लाइसेमिया होगा या फिर हो सकता है। ठीक ना। तो कॉमन कॉजेज़ क्या है हमारे हाइपोग्लाइसेमिया का। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कॉमन कॉज है हाइपोग्लाइसेमिया ये, या फिर बोल सकते हैं कि यही जो हाई रिस्क सिचुएशन है, ठीक है ना, रिस्क सिचुएशन है फॉर स्क्रीनिंग। मतलब कि इस सिचुएशंस में हम हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है कि स्क्रीनिंग कराएंगे। ठीक है ना, कि हो तो नहीं रहा है मेरा हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में। ठीक है ना। तो मेरा क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक, कब कब जो है मेरा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, किस किस कंडीशन में।
तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो कंडीशन हो सकता है वो एडिक्वेट सबस्ट्रेट। एडिक्वेट सबस्ट्रेट इसमें क्या हो सकता है? एडिक्वेट सबस्ट्रेट इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहला तो होगा मेरा बेबी जो है वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, देखिए जेस्टेशनल एज के हिसाब से वो बच्चा क्या है, वो छोटा है मेरा, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, लेस दैन 35 वीक ऑफ जेस्टेशन का हो सकता है, ओके। या फिर क्या हो सकता है? लो बर्थ वेट का बेबी हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन में क्या है कि मेरा हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांसेस है, ठीक है ना। अब यदि हम देखें आगे, तो आगे मेरा क्या होगा? इनएडिक्वेट सबस्ट्रेट होगा पहला। दूसरा होगा मेरा रिलेटिव हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है ना। तो हाइपर इंसुलिनीमिया में मेरा क्या होगा कि सबसे पहला तो मेरा जो बेबी है वो लार्जर फॉर जेस्टेशनल एज, ओके। लार्जर फॉर जेस्टेशनल एज होगा। दूसरा क्या होगा? जो इन्फेंट हैं वो डायबिटिक मदर, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा मेरा देख सकते हैं कि इस कंडीशन क्या हो सकता है। तीसरा अगर हम सिकनेस, ठीक है, बच्चा यदि किस बीमारी से ग्रस्त है तो उसको है कि हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो सबसे पहला जो है मेरा क्या होगा? वो होगा मेरा हाइपोथर्मिया। उसके बाद हो सकता है मेरा सेप्सिस और एस्फेक्सिया, ओके। तो ये सब कंडीशन हो सकता है मेरा, ओके। अच्छा, और क्या हो सकता है कि यदि चौथा जो कंडीशन है ड्रग इनटेक ऑफ मदर, ड्रग इनटेक ऑफ मदर, यदि मदर कुछ ड्रग्स ले ली है, ठीक है ना, जिसके कारण भी हो सकता है कि क्या होगा, जिसके कारण भी हो सकता है कि बच्चा में जो है मेरा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकता है, जैसे टर्ब्यूटालीन ले ली है, या फिर प्रोप्रानोल ले लिया है, ठीक है ना, या फिर और क्या हो सकता है? prolonged IV glucose ड्यूरिंग लेबर, ठीक ना, या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे दिया हो, ठीक है ना।
तो ये सब जो मेरा कंडीशन है, ठीक है, ये सब जो मेरा कंडीशन है जो कि मेरा कॉज हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया का, ठीक है। मतलब ये सब कंडीशन है तो हमको देखने की ज़रूरत है, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया का होने का कंडीशन तो नहीं है, इसको चांसेस तो नहीं है, ठीक ना। तो ये सब कंडीशन है जो मेरा करा सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं कि हम भी बात किए कि दो तरह के मेरे हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, एक तो सिम्टोमेटिक होते हैं, एक एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो एसिम्टोमेटिक है तो हम चेक करेंगे ये सब चीज़ों से, ठीक है ना, कॉज के सहारे जाने का प्रयास करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब यदि हम सिम्टोमेटिक की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया व्हेन द हाइपोग्लाइसीमिया इज सिम्टोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। सबसे पहला मन होगा स्ट्यूपस, सबसे पहला जो मेरा क्लिनिकल फीचर होगा स्ट्यूपर, ठीक है ना। स्ट्यूपर में क्या होता है कि जो बेबी है वो मेरा, उसका जो है सीवियर डिक्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है ना। उसका कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, और कोई हम लोग स्टिमुलस उसको देंगे तो उसको उसके प्रति रिप्लाई ही नहीं करेगा जल्दी, ठीक है ना। तो स्ट्यूपर हो सकता है क्लिनिकल फीचर। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, जिटरनेस हो सकता है। जिटरनेस में क्या होता है, जिटरनेस में भी वही होगा मेरा, क्या होगा, शेकिंग होगा मेरा, ठीक है ना, वगैरह होगा जिटरनेस। जिटरनेस की बात करें, ट्रेमर होगा। ट्रेमर में भी क्या होता है मेरा, वही होता है जो इनवॉलेंट्री रेगुलर इंटरवल में जो है मेरा शेकिंग होगा बॉडी का, ठीक है ना। ओके, ट्रेमर के बाद कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन में क्या होता है मेरा, वही कन्वर्जन में मेरा हो जाएगा कि वही मेरा जो इनवॉलेंट्री है, मतलब कि अचानक से इनवॉलेंट्री मेरा मसल का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इंटरमीडिएट एपनिक स्पेल आता है, इंटरमिटेंट एपनिक स्पेल, मतलब कि बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है मेरा कि टैकीपीनिया हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सांस लेने लगेगा। अब बच्चा सांस नहीं ले पाएगा यदि, तो उसका क्या है कि मेरा ऑक्सीजन नहीं आएगा, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या कंडीशन हो सकता है, साइनोसिस हो जाएगा। अब बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो भाई साइनोसिस हो गया। जो छठा कंडीशन होगा वो लेथार्जी हो जाएगा, लेथार्जिक कंडीशन होगा। अब बच्चा इतना ज़्यादा लेथार्जी हो गया, कंडीशन तो है बहुत ज़्यादा थक गया, तो क्या कि रो भी नहीं पाता है, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाता है, मतलब कि क्या करेगा, वीक, ठीक है, वीक एंड हाई पिच, वीक एंड हाई पिच जो है वो रोएगा, ठीक है ना। तो वीक एंड हाई पिच कराया करेगा वो, ठीक। उसके बाद इतना ज़्यादा थक गया वो बेबी कि वो खा भी नहीं पाएगा, मतलब डिफ़िकल्टी इन फीडिंग होगा उसका।
डिफिकल्टी इन फीडिंग होगा, नंबरिंग गलती हो गया भाई, ठीक है ना, डिफिकल्टी इन फीडिंग हो गया। दसवां क्या आई रोटेशन हो जाएगा, ठीक है, इसको आई रोटेशन हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, एपिसोड ऑफ स्वेटिंग भी देखने को मिल सकता है। एपिसोड ऑफ स्वेटिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है मेरा इसमें जो है वो पैलर भी देखने को मिलेगा, पैलर देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेरा और क्या देखने को मिलेगा, पैलर के बाद मेरा क्या मिलेगा, हाइपोथर्मिक कंडीशन देखने को मिल सकता है। और ये जो मेरा मामला है वो कार्डियक अरेस्ट तक पहुंच सकता है। तो इतना सारा मेरा क्लिनिकल फीचर है, ठीक है ना। क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो गया, सबसे पहला जो मेरा क्लिनिकल फीचर है वो स्ट्यूपर है। स्ट्यूपर मेरा क्या है भाई, जो इसका कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना, स्ट्यूपर। उसके बाद मेरा क्या है, जिटरनेस। जिटरनेस में भी वही क्या, मेरा बॉडी जो है वो क्या बोलता है, शेकिंग करने लगेगा वगैरह वगैरह, ठीक, शेकिंग करने लगेगा। उसके बाद ट्रेमर आने लगेगा। ट्रेमर में भी जानते हैं कि रेगुलर क्या होता है, उसमें शेकिंग होता है, इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें ट्रेमर की बात, ट्रेमर के बाद कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना। कब मतलब कि इनवॉलेंट्री होता है अचानक से, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो बच्चा सांस नहीं लेने पाता है, ठीक है ना, मतलब कि एपनिक स्पेल आता है या फिर बहुत ही ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, टैकीपीनिया होता है, ठीक है ना, टैकीपीनिया होता है, ओके। अब बच्चा जो है इतना ज़्यादा सांस ही नहीं ले पा रहा, तो सबसे पहले बात है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा तो उसमें साइनोसिस का कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना, कि पूरा लेथार्जिक हो जाता है, ठीक है, तो लेथार्जिक कंडीशन मिलने लगेगा। अब कमजोरी की वजह से वो रो भी नहीं पाता है, तो उसमें जो है ना, जो वीक एंड हाई पिच उसमें क्राई देखने मिलेगा। उसके बाद यदि इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो बच्चा अच्छे से खा भी नहीं पाता, तो डिफिकल्टी इन फीडिंग मिल सकता है। फिर आई बॉल का रोटेशन हो जाता है मेरा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो मेरा एपिसोड ऑफ स्वेटिंग भी देखने मिलता है। फिर आगे अगर हम जाएंगे तो एपिसोड ऑफ स्वेटिंग के बाद हमको उसमें पैलर का कंडीशन भी देखने मिलेगा। पैलर कंडीशन के बाद यदि हम आगे देखें तो पैलर के बाद हम लोग उसमें हाइपोथर्मिया का कंडीशन भी मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम जाएंगे आगे तो इसमें कार्डियक अरेस्ट तक कैसे सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना, तो कार्डियक अरेस्ट भी इसमें हो सकता है। तो इतने सारे ऐसे क्लिनिकल फीचर है, बहुत सारा क्लिनिकल फीचर है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसको हाइपोथर्मिया है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स के बाद हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, ओके। हम लोग इसके मैनेजमेंट को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह का मेरा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, होता है, एक सिम्टोमेटिक होता है, एक एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो दो तरह से होता है भाई, इसका मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे तो दो तरह से हम लोग को इसको मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करना पड़ेगा, एक एसिम्टोमेटिक होता है और एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो सिम्टोमेटिक है ठीक है ना, सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया और एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया दो तरह का, तो दोनों को हम लोग को अलग अलग तरह से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिम्टोमेटिक, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिम्टोमेटिक,
एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया तो दो कंडीशन आएगा हमारे पास सबसे पहले, ठीक है ना। क्या है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेरा, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल है वो मेरा मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलेंगे 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है मेरा ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। अब जो दूसरा कंडीशन है वो आएगा मेरा जब मेरा ब्लड शुगर जो है वो मेरा लेस दैन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है ना। अब लेस दैन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इस सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्लूकोज लेवल कमी हो गई है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, IV ग्लूकोज इन्फ्यूज़न करा देंगे, ठीक है ना। उसमें IV ग्लूकोज देंगे, ठीक है ना, ताकि ठीक हो। ओके, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओरल फीड को, ठीक है, सबसे पहले ओरल फीड देंगे इसको, ओरल फीड जैसे कि ब्रेस्ट फीड हो गया, ब्रेस्ट फीड देंगे, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीड कराएंगे इसको, ठीक है ना। या फिर और भी जो खाने का चीज़ें है वो सब दे लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं हमारे पास। एक तो कंडीशन हो सकता है कि जो मेरा है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल है वो मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब ब्लड शुगर लेवल मेरा बेबी में बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओरल फीड कराने से। और जो दूसरा कंडीशन है मेरा उसमें जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है ना। मतलब कि ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो मतलब कि इंक्रीज नहीं कर रहा है उस अमाउंट पे, ठीक है ना, जिससे कि बेबी ठीक हो पाए, ठीक है ना। तो इसमें कम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ रहा है तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग IV इन्फ्यूज़न देने लगेंगे, ठीक है ना। और यदि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है मतलब कि ये ट्रीटमेंट इस पर काम कर रहा है, ये जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो सही मैनेजमेंट हो रहा है बेबी पे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली ओरल फीडिंग कराएंगे, फ्रीक्वेंटली ओरल फीडिंग विथ 6 आवर मॉनिटरिंग फॉर 48 आवर, ठीक है ना। तो 6 आवर मॉनिटरिंग करेंगे फॉर 48 आवर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट मेरा क्या हुआ, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो उसका ब्लड शुगर लेवल है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, मतलब कि 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। और दूसरा कंडीशन एक ये है कि जिसमें कि मेरा ब्लड शुगर लेवल है वो मेरा 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है ना। अब 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मेरा ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, तो उसको हम डायरेक्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, IV इन्फ्यूज़न देंगे ग्लूकोज का, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ब्लड शुगर लेवल यदि 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है, मतलब उसका कंडीशन कुछ ठीक है, तो उसका हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे कि ओरल फीडिंग करा के उसका ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले ओरल फीडिंग कराएंगे, ठीक है ना। अब ओरल फीडिंग हम लोग उसको कराएंगे तो देखेंगे उसके बाद उसका सिचुएशन ठीक होता है या नहीं होता है। यदि उसका सिचुएशन ओरल फीडिंग कराने के बाद 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो हम लोग सोचेंगे कि अरे ये तो काम कर रहा है भाई, तो इस प्रोसेस को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर जो मेरा बेबी का है
ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली फिर ओरल फीडिंग कराएंगे 6 घंटा के मॉनिटरिंग में 48 आवर तक, ठीक है ना, 48 आवर के लिए। और यदि दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, मतलब उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, तो उसको हम लोग फिर IV इन्फ्यूज़न देंगे, ठीक है। तो यही है मेरा ये क्या, यही है मेरा ये मैनेजमेंट एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया का। अब हम लोग देखते हैं सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओके, हम लोग क्या देखेंगे, सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना। तो सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसिया है तो उसको हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे कि अबोलस ऑफ 2 ml per kg of 10% डेक्सट्रोज, ठीक है। अब बोलस ऑफ 2 ml पर kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज को देंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एंड IV ग्लूकोज इन्फ्यूजन भी देंगे उसको, ठीक है ना, with initial dose 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से हम लोग इनिशियल डोज देंगे, ठीक है, इनिशियल डोज देंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 6 आवर क्या करेंगे, आफ्टर 6 आवर हम लोग मॉनिटर करेंगे ब्लड ग्लूकोज को आफ्टर 6 आवर, ठीक है ना। तो मेरे 2 कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। एक कंडीशन मेरा होगा क्या कि जो मेरा ब्लड शुगर लेवल है वो मोर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के स्थिति में आ गया, ठीक है ना। और एक कंडीशन है जब मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की सिचुएशन में, मतलब कि उसका ब्लड शुगर लेवल यहाँ मेंटेन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन आया तो फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे, IV इन्फ्यूज़न कराएंगे विथ क्या, IV इन्फ्यूज़न कराएंगे यहाँ पे ठीक है ना। IV इन्फ्यूज़न यहाँ पे कराएंगे पर विथ इंक्रीज विथ 2 मिलीग्राम पर kg पर मिनट इंक्रीज डोज के साथ, ठीक है ना। मतलब कि हम 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से उसको दिए तो कंडीशन मेरा ठीक नहीं हुआ, तो हम लोग अगली बार जो है वो 2 मिलीग्राम पर kg पर मिनट डोज इंक्रीज करके फिर हम उसको 6 घंटा बाद देंगे, ठीक है ना, 6 घंटा देंगे। अब ये 6 घंटा बाद देंगे तो क्या होगा, यहाँ 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट था, अगर 2 यूनिट हम बढ़ा के देंगे तो यहाँ पे 8 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से देंगे, ठीक है ना। तो 8 kg पर मिनट के हिसाब से देंगे। उसके बाद 6 घंटे बाद फिर देखेंगे कि जो मेरा ब्लड शुगर लेवल है वो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है या ज़्यादा। यदि फिर से कम है तो फिर 2 मिलीग्राम
पर केजी पर मिनट 2 यूनिट बढ़ा के देंगे उसको, मतलब कि यहाँ 8 यूनिट था तो 10 यूनिट हो गया। अगर फिर मेरा 50 से कम है तो फिर 2 यूनिट बढ़ाएंगे, 12 यूनिट देंगे। तो ये हम लोग कब करेंगे, कितना देर तक देखेंगे, टिल 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है ना। ये हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये जो हम लोग प्रोसेस करेंगे, जो हम लोग लूप चलाएंगे वो 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट तक चलाएंगे, ठीक है ना। अब यदि मेरा जो है ब्लड शुगर लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टैप करेंगे, मतलब कि टैपर्ड ऑफ करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग फिर उसको टैपर्ड ऑफ करेंगे, मतलब इसको वापसी करेंगे, फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, टैपर्ड ऑफ आईवी इन्फ्यूज़न, आईवी ग्लूकोज इन्फ्यूज़न विथ 2 mg per kg per minute at every 6 hour, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग घटाएंगे भी वैसे, कैसे घटाएंगे, यहाँ एवरी 6 आवर में, ठीक है ना, एवरी 6 आवर में हम लोग क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। उसी तरह हम लोग टैपर इन भी करेंगे एवरी 6 आवर में 2 mg पर केजी पर मिनट से, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि टैपर करेंगे तो इसके साथ हम कुछ ज़रूरी, अगर हम टैपर कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज जो दे रहे हैं उसको हम लोग घटा रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि जब हम लोग उसको घटा रहे हैं आईवी देना तो ओरल जो इनटेक है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये जो होता है कंडीशन, tapering has to be a complaint, tapering has to be a complaint by concomitant of increasing ओरल इनटेक, ठीक है ना। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल को आईवी से घटा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, ओरल इनटेक को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाइपोग्लाइसीमिया कहते किसको है, ठीक है ना। उसके बाद इसका इंसिडेंस क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है ना, कैसे पता लगाएंगे, स्क्रीनिंग हम लोग किस कंडीशन में हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया के लिए स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। यदि सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया है तो उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, और अंत में हम लोग मैनेजमेंट देखें कि यदि सिम्प्टोमेटिक है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और एसिम्प्टोमेटिक है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हाइपोग्लाइसेमिया को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।